Assalamu alaikum students. I hope you all are well. सो आज हम लोग डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ जनरल आइडिया दिया था टाइप्स ऑफ डीके के बारे में, ठीक है, कि आपके पास बेसिकली कितनी टाइप की डीके पॉसिबल है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। हम लोगों का मेन टॉपिक डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी था, ठीक है। जो पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो थोड़ा सा ओवरव्यू था ताकि आप लोग इसको समझ सको। तो आज हम लोग डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेडियो एक्टिविटी इज़ अ रैंडम प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है रैंडम प्रोसेस का? बेटा आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि रेडियो एक्टिविटी हम लोगों के पास जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। आप को कोई ऐसे खास टेम्परेचर देना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप लोग इसको कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर दे भी दो तो वो इतना इनफ नहीं है कि इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकें, ठीक है, ये इनिशिएट कर सकें। आप देखो कि हमारे जो सन के करीब रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो आप लोग कभी भी वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अराउंड द सन आप लोगों के पास 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो आप ये टेम्परेचर आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हुई कि यहाँ पर जो सन के करीब ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस हो रहे होते हैं। आपको एटलीस्ट एनर्जी देने की या टेम्परेचर देने की या कोई एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये आपके एटमॉस्फेयर में स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हैं। सेकेंडली ये रैंडमली प्रोसेस हो रहा होता है। इसके आप लोग एक और मीनिंग भी इससे आप ले सकते हो रैंडमनेस से, वो ये कि बेटा कि आप लोग अपनी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में ये नहीं बता सकते कि आपका जो कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है वो किस टाइम डिके कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आप लोग एक रेंज बता सकते हो कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो टाइम 0 टू टाइम इन्फिनिटी के दरमियान में डिके करेगा, ठीक है। मीन्स टाइम 0 के विद इन अ सेकेंड, ठीक है। जैसे आप किसी कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो एकदम से डिके कर जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो टाइम इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, ठीक है, तो तब वो डिके करें, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी टाइम कि आप टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कि ये इस टाइम लिमिट के दरमियान में या इस रेंज के दरमियान में किसी भी वक्त जो है वो डिके कर सकता है। आप स्पेसिफिकली नहीं कोई टाइम बता सकते कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो डिके करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कोई एक पॉइंट नहीं बता सकते। क्लियर होगी बात? जैसे कि आप लोग केमिकल रिएक्शंस में बता देते हो कि विद इन एन आवर और हाफ एन आवर आप लोगों के पास ये प्रोसेस या ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बता सकते हो। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप लोग कोई टाइम लिमिट नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट टाइम लिमिट, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी एक लिमिट दी हुई है जो कि 0 टू इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी टाइम को कौन मेजर कर सकता है? कोई भी मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम को मेजर करना ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बात क्लियर हो रही है? तो एक ये कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, एक रैंडम प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है और किसी भी टाइम पर होता है। आप लोग कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते किसी न्यूक्लियाई के लिए कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर जो है या वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिके करेगा, वो किसी भी टाइम डिके कर सकता है आपके टाइम 0 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान में, ठीक होगी बात। नेक्स्ट आप लोग ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर विल डिके और डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब भी बेटा डिके ही होता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट या डिके आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हो। देन बेटा आप लोगों के पास दो साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड एंड सोडे, ठीक है। एक्चुअली इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था।
इन लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई लिए, ठीक है, और उन न्यूक्लियाई को इन्होंने स्टडी किया और एज अ रिज़ल्ट इन लोगों ने एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया, ठीक है। डिफरेंट न्यूक्लियाई को स्टडी करने के बाद इन लोगों ने एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया। अब स्टैटिस्टिकल लॉ होता क्या है हमारे पास? नाउ इफ़ यू डू रिमेंबर कि आपने सेमेस्टर 2 में स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स लिया होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोग कैसे एक एवरेज रिज़ल्ट को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, ठीक है, होल पॉपुलेशन क्या ब्लड ग्रुप बताना है, एवरेज ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग एक एक स्टूडेंट के पास जाओ, उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करो, फिर उसका ब्लड ग्रुप मालूम करो और आप लोग बताओ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स को उठाना है। अब ये नहीं कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के 4-5 स्टूडेंट्स को उठाना है, ऐसे नहीं होगा। अगर लेट्स से कि यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग 400 या 500 स्टूडेंट्स को लोगे, ठीक है, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे, उनका ब्लड ग्रुप मालूम करोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे बेटा कि आप लोग उन ब्लड ग्रुप की एवरेज निकालोगे, ठीक है, कि एवरेज में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा आ रहा है। लेट्स से आपके पास ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग कहोगे कि ये बी पॉजिटिव जो है, आपके पास एक एवरेज ब्लड ग्रुप आ गया बी पॉजिटिव। अब उस आप एवरेज वैल्यू को और एवरेज रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, ठीक है, कि आप लोग फिर ये कह सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में मोस्टली जो हैं वो बी पॉजिटिव वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। इस चीज़ को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल लॉ होता है, जब आप लोग एवरेज रिजल्ट को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो। ये सिर्फ इस टर्म को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दी, ठीक है। अब आप लोग आगे आ जाओ बेटा। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, रदरफोर्ड एंड सॉर्डे ने भी। इन्होंने भी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर इस लॉ को अप्लाई करने की कोशिश की थी। इसका मतलब क्या है कि आप लोग इस लॉ को किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई पर या इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने जब भी इस लॉ को अप्लाई करना है, आप लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को लेना है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप लोग अपने एटमॉस्फेयर में देखो तो ये नहीं होगा कि आपके पास कोई एक ही न्यूक्लियाई होगा, थाउजेंड्स मिलियन ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो उन पर आप लोग जो इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इस लॉ को हम लोग कहते हैं, जो रदरफोर्ड और सॉर्डे ने दिया था हमें, इसे हम लोग रदरफोर्ड एंड सॉर्डेज लॉ भी कहते हैं। इसको हम लोग डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। अब डिके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है क्या? बेसिकली ये है रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। बात समझ आ रही है? रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, कि हमारे पास जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे हमारे सैंपल के अंदर, उतना ज़्यादा हमारे पास डिके लॉ ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात तो अंडरस्टूड है बेटा कि जितने ज़्यादा आप लोगों के पास न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिके करेंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को जो है वो इमिट करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा पार्टिकल्स को या गामा रेडिएशंस को जो है वो इमिट करेंगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा हमारा रेट लॉ ज़्यादा होगा या डिके लॉ रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा। बात क्लियर हो रही है? अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ बेटा, ठीक है। अब ये इस चीज़ को देखते हैं कि रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। पहले इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, रेट ऑफ डिके एंड डिसइंटीग्रेशन को। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। रेट ऑफ डिके हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। उसको आप लोग कहते हो कि ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिके है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेज को हम लोग डी एन से डिनोट कर रहे होते हैं और टाइम को आप लोग डी टी से डिनोट कर रहे होते हो। अब हम लोग डी इसमें क्यों डाल रहे हैं बेटा? डी रिप्रेजेंट्स द चेंज, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तभी आप लोग देखो बेटा कि इसमें हमारे पास हमेशा यहाँ पर माइनस का साइन होगा, क्योंकि जो चेंज हमारे पास हो रहा है वो बेसिकली क्या है, वो डिक्रीज इन द न्यूक्लियाई है,
ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं तो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे सैंपल्स न्यूक्लियाई जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं या बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं या गैमा रेडिएशन इमिट हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे आप लोग देखो कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये चेंज हमारे पास क्या है, बेसिकली डिक्रीज को शो कर रहा है। ठीक है, कमी को शो कर रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन हम लोग लगाते हैं। -dn तब लगाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि चीज़ कम हो रही है। और वो चीज़ क्या है, वो बेसिकली हमारे न्यूक्लियाई हैं जो कम हो रहे हैं। हमारे सैंपल के अंदर न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, जिसको हम लोग फिर नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो इस नेगेटिव को लेकर आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। विद द पैसेज ऑफ टाइम और न्यूक्लियाई डिक्रीजेज। ठीक है बेटा, तो ये अब बेसिकली क्या हो गया, ये हमारे पास रेट ऑफ डिके हो गया, जिसकी हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है -dn/dt। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप लोग यहाँ पर आओ। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ था, रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। ये आप लोग देखो, ये मैंने एरो लाकर इसको अब कुछ मैंने मैथमेटिकली इसको मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आप लोग देखो कि रेट ऑफ डिके तो इस चीज़ के इक्वल हो गया। तो हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी, dn/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। और वो क्या हो गया हमारे पास, n हो गया। बात क्लियर हो रही है, n। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारे पास n है ना, n ये कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई नहीं होती। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि ये n क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, पहले तो आप लोग यहाँ पर आओ, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोगों ने हटाया तो इज़ इक्वल टू डाल दिया। ठीक है, और साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, लैम्डा। ठीक है, अब ये चीज़ सारी क्या थी बता दिया आप लोगों को, ये होगी रेट ऑफ डिके। ये लैम्डा बेसिकली हमारे पास डिके कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको आप लोग डिके कांस्टेंट भी कहते हो, इसको आप लोग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, इसको आप लोग रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कह सकते हो। इन तीनों में से कोई एक नाम आप लोग यूज़ कर सकते हो इस लैम्डा को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये जो n है बेटा, इस n को आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लिया इन द सैंपल है। बेटा ये n जो होता है ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लिया अनडिकेड होते हैं। अनडिकेड मतलब जो डिके नहीं हुए। ठीक है, डिके होके कुछ साइड पर हो गए। ठीक है, और जो पीछे बच के वो हमारे पास अनडिकेड होते हैं और उन्हें आप लोग n से डिनोट करते हो। बात मेरी क्लियर हो रही है। तो ये n जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर अनडिकेड। ज़्यादा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों से दो टर्म्स याद रखनी है, एक n और एक जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी n0। n जो होती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर अनडिकेड होते हैं, जो अभी डिके नहीं हुए। ठीक है, अब आप लोग इस कुछ लैम्डा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा बेसिकली बेटा डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोग कौन सा एलिमेंट ले रहे हो। ठीक है, अब लैम्डा जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो वेरी कर रहा होता है लैम्डा की वैल्यू, और एलिमेंट टू एलिमेंट में बेटा ये आइसोटोप टू आइसोटोप वेरी करता है। ठीक है, अगर आप लोग कोई एक आइसोटोप लेके जो है वो किसी एक पर्टिकुलर आइसोटोपिक न्यूक्लियाई को आप लोग जो हो वो स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी लैम्डा वैल्यू अलग होगी। अगर आप लोग उसी एलिमेंट का कोई दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म ले रहे हो तो उसका लैम्डा आप लोगों के पास अलग होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोग कौन सा एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर कौन सा आइसोटोप यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, अब ये आप मैंने एक टर्म लिखी है, आप लोग देखो इसी को ही कुछ रीअरेंज करके ये वाली टर्म लिखी है। और ये मैंने क्यों लिखी, क्योंकि बेटा मैं अब इसका इंटीग्रेशन लेना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग देखो dn है, तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर मैं जब तक n नहीं आएगा मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने इस वाले n को मैं यहाँ पर ले आई। ठीक है, और इस dt को उठा कर मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। बेसिकली ये सारी चीज़ मैंने इसलिए क्योंकि मैं ये फंक्शन लगाना चाहती हूँ। ठीक है, जो कि हमारे पास है 1/x इंटू डी ऑफ x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या फंक्शन लगेगा, ये देखो इंटीग्रेशन 1/n इंटू डी ऑफ n इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n। ठीक है, अब देखो इसको मैं
साइड पर करके 1/n कर दूँ और ये इंटू डी एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एन। अब आप लोग देखो ये यहाँ पर इस माइनस को भी आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि पहले ये यहाँ पर था तो हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन का ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर हमें माइनस नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसको ये कर देना है कि सिंपली या तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो या तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कर लो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय माइनस एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कैंसिल होकर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा और आप लोग ये इस पर ये वाला ऑपरेशन जो हो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि ये हम लोगों ने इसे यहाँ पर लिमिट्स लगा दी, ठीक है। ये लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट, ठीक है। अब लोअर लिमिट में हमारे पास क्या आता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन द सैंपल, और अपर लिमिट में हमारे पास आता है नंबर ऑफ द अनडिकेड न्यूक्लियर इन द सैंपल। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट में टाइम जब ज़ीरो है और अपर लिमिट में टाइम जब टी इज़ इक्वल टू एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। व्हेन टी इज़ इक्वल टू हम लोग टी लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि मतलब कुछ टाइम हमारे पास गुजर गया है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे दो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। जब आप लोगों के पास टाइम जो है वो ज़ीरो है तो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है कि अभी हमारे पास जब कोई टाइम भी नहीं गुजरा तो तब हमारे पास जो अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं वो इज़ इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही है। मीन्स कि हमारे पास कुछ भी डिके नहीं हुआ और हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही है, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम गुजरा ही नहीं है कि हमारे पास कोई डिके हो, और जब कोई डिके नहीं हुआ तो हमारे पास क्या है, इट इज़ इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और जब कुछ टाइम गुजर गया तो हमारे पास एन आ गया, और एन क्या है, यहाँ पर अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अनडिकेड न्यूक्लियाई मतलब जो डिके होके साइड पे हो गए, ठीक है, और जो पीछे रह गए कुछ टाइम गुजरने के बाद कुछ न्यूक्लियाई डिके हो गए और जो पीछे रह गए वो क्या है, वो अनडिकेड हैं, ठीक है। तो टाइम गुजरने के बाद हमारे पास अनडिकेड न्यूक्लियाई आते हैं। तो यहाँ से आप जो हो वो डिकेड न्यूक्लियाई इजीली निकाल सकते हो। कैसे बेटा, कि अगर आपको मैं कहती हूँ कि आप लोग डिकेड न्यूक्लियाई को फाइंड आउट करो तो आपके पास अगर इनिशियल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, तो उनमें से आपने माइनस क्या कर दिया, अनडिकेड न्यूक्लियाई जो भी डिके नहीं हुए, तो ये इनका डिफरेंस आपको क्या देगा, इनका डिफरेंस आपको नंबर ऑफ द डिकेड न्यूक्लियाई देगा, ठीक है। तो जब आप लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो और जब आप लोगों को नंबर ऑफ द अनडिकेड न्यूक्लियाई मालूम हो तो आप उससे नंबर ऑफ द डिकेड न्यूक्लियाई को इजीली मालूम कर सकते हो। बात मेरी क्लियर हो रही है। तो अब आप लोग देखो बेटा कि ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। जब आपके पास कोई टाइम नहीं गुजरा तो आपके पास जो है वो कुछ भी न्यूक्लियाई के आपके सैंपल के न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके नहीं हुए। डिके नहीं हुए इट मीन्स कि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही हैं, ठीक है, जिससे आपने स्टार्ट लिया। और अगर कुछ टाइम गुजर गया है और अगर कुछ टाइम आप लोगों के पास गुजर गया है तो आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो पीछे आप लोग कौन से न्यूक्लियाई को कंसिडर करोगे, जो पीछे बच गए हैं, और जो पीछे बच गए हैं वो कौन से होंगे, अनडिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा। अब आप लोग देखो जब आप लोगों ने इस ऑपरेशन को ओपन किया, इंटीग्रेशन को जब आप लोग ओपन करते हो, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को यूज़ किया होगा, डेरिवेशंस हो गई या इंटीग्रेशंस हो गई, तो इस चीज़ की डेप्थ में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग सिंपली इस इंटीग्रेशन को ओपन करते हो बेटा, ठीक है, इस फंक्शन को जब आप लोग ओपन करते हो, मैंने पीछे बताया था कि आप लोगों के पास क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आता है, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, आप लोग एन पर ये इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो आप लोगों के पास नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा बेटा, एन आ जाएगा। तो अब आप लोग देखो कि ये जो लॉग ऑफ ई होता है इट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग, ठीक है। तो आप लोग लॉग ऑफ ई लिखो या एल एन लिख दो तो उससे एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि आपने नेचुरल लॉग ऑफ एन और ये आप लोगों ने लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगा दी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या कर दिया, माइनस लेमडा इंटू लेमडा को आप लोगों ने ये बाहर निकाल दिया, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है।
ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे आप लोग इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करते, तो ये -t बाहर आ गया। और यहाँ पर जो आप लोगों ने लिमिट लगाई, ठीक है, वो क्या हो गई, t हो गई, ठीक होगी t। और ये आपकी लोअर लिमिट 0 जब आप लोगों के पास टाइम 0 था, और ये आप लोगों की अपर लिमिट जब आप लोगों के पास कुछ टाइम गुजर गया। ठीक होगी बात बेटा? ये दो आप लोगों ने लगा दी लिमिट्स, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि ये आप लोगों के पास नेचुरल लॉग ऑफ, अब इसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल, और ये क्या होगी, n नॉट होगी, ठीक है। हमेशा पहले आप लोगों ने अपर लिमिट लिखनी है, उससे आप लोगों ने माइनस करनी है लोअर लिमिट, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आप लोगों का कांस्टेंट बाहर निकल गया माइनस लेमडा। अब आप लोगों ने करना है t, ठीक है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ठीक है, t माइनस 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आप लोग देखो, ये आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग देखो, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b। तो ये आप लोगों के पास ये लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b, तो ये a डिवाइडेड बाई b n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू t माइनस 0 इज इक्वल टू t, ठीक है बेटा। तो अब आप लोग देखो कि ये आप लोगों के पास आ गया, यहाँ पर ये n डिवाइड बाई n नॉट कैसे आया कि आपने इसका लॉग हटाना है, तो आप लोगों ने एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एंटी लॉग लिया तो ये नेचुरल लॉग कट गया इससे, ठीक है। और आप लोगों के पास जो पीछे एक्सप्रेशन बची ये क्या है, n डिवाइड बाई n नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये e, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एंटी लॉग आया है तो e, और ये इसकी पावर में चला जाता है, ठीक है। तो माइनस लेमडा t, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि आप लोगों ने अगर सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड एट टाइम t फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, डिनोट करोगे आप लोग इसको n से। n मैंने आप लोगों को बताया था अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं, और अनडिकेड न्यूक्लियाई कैसे बेटा, जब कुछ टाइम गुजरने के बाद एट टाइम t, ठीक है। और ये आप लोगों के पास क्या होगी, इसको आप लोग यहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया आप लोगों के पास n नॉट इंटू ई की पावर लेमडा इंटू टी। तो ये टाइम है आपके पास t, ये आप लोगों के पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन द सैंपल है, और ये जो है आप लोगों के पास ये है नंबर ऑफ द न्यूक्लियर अनडिकेड एट सर्टेन टाइम, ठीक होगी बेटा बात। तो ये सारा आप लोगों का क्या थी, कुछ डिके लॉ की कुछ डेरिवेशंस थी, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग इसको कुछ प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो लिमिट्स जो हम लोगों ने लगाई थी टाइम की, उनको आगे हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। कुछ कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट से हमारे पास टाइम क्या है, 0 है, ठीक है। जब हमारे पास हम लोगों ने लेट से अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है, या हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं गुजरा, लेट t इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो अनडिकेड हैं, या ये दोनों टर्म्स हम लोगों के पास जो है वो n इज इक्वल टू n नॉट आनी चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास कोई टाइम भी नहीं गुजरा तो n इज इक्वल टू n नॉट आना चाहिए। इसका क्या मतलब है n इज इक्वल टू n नॉट, इसका मतलब ये है बेटा कि अनडिकेड इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स क्या है इसका, कि अभी हमारे पास कुछ भी डिके नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमारे पास कोई न्यूक्लियाई भी डिके नहीं हुआ, ठीक है। अनडिकेड मतलब जो पीछे बचे हैं, अनडिकेड इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो पीछे बचे हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितने ही हैं, मतलब जो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट में ली है वो उतने ही हैं अभी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ करना है। अब कैसे हम लोगों ने प्रूफ करना है, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ डालनी है, n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी में हम लोगों ने टी की वैल्यू डालनी है 0, ठीक है बेटा। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि e टू द पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आएगा। बात मेरी क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो n इंटू 1 इज इक्वल टू n नॉट ही आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे पास अनडिकेड इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही है, मतलब अभी हमारे पास कोई भी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, इन्फिनिटी है। अब टाइम इन्फिनिटी में हम लोगों ने टी
टी की वैल्यू में क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी हम लोगों ने वैल्यू डाल देनी है। अब n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर लेमडा इंटू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, अब तो यहाँ पे आओ तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों बेटा, आप लोग ये देखो, लेमडा मल्टीप्लाई बाय माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो रह जाती है, अब कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगी तो वो इन्फिनिटी रह जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखो कि उसके साथ क्या था, माइनस था, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर कुछ चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोग देखो कि यहाँ पर हमारे पास e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 डिवाइडेड बाय e इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, हम लोगों ने ये माइनस का साइन हटाना है, तो माइनस का साइन हम कैसे हटाएंगे कि इसको 1 डिवाइडेड बाय ई इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब आप लोग देखो कोई भी चीज़ इन्फिनिटी है तो आप लोग इसको कर दोगे 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी है, e टू द पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, और 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। आप लोग देखो कि यहाँ पर जब ये वैल्यू, अब ये सारी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारे पास ज़ीरो आया, तो हम लोगों ने यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब आप लोग देखो कि एन नॉट इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप लोग देखो कि इस टर्म का क्या मतलब है। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अनडिकेड मतलब जो डिके नहीं हुए। ठीक है, अब अनडिकेड मतलब ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे डिके हो चुके हैं, तभी तो पीछे अनडिकेड बचे नहीं हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, डिके हो गए, तो अनडिकेड क्या हो गए, ज़ीरो रह गए एट टाइम इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है बेटा कि जब आप लोगों के पास टाइम इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, जब आप लोगों का टाइम जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, तो आपका न्यूक्लियाई सारे का सारा डिके कर जाएगा, और अनडिकेड न्यूक्लियाई पीछे क्या बचेंगे, ज़ीरो बचेंगे। ज़ीरो बचेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके सारे के सारे न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं, और आपके पास क्या हो गई, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियाई, योर सैंपल हो गई। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर सैंपल और कंप्लीट डिके ऑफ योर सैंपल। ठीक है, ये कंप्लीट डिके ऑफ योर न्यूक्लियाई और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर न्यूक्लियाई हो गई। ठीक है, तो इसलिए आप लोग नहीं कह सकते कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपकी कंप्लीट डिके होगी। आप लोग जब भी कंप्लीट डिके की बात करोगे तो आप लोग टाइम इन्फिनिटी लोगे। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि आपके पास टाइम इन्फिनिटी पर जो है वो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ज़ीरो बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सारा का सारा सैंपल जो है वो, सारा का सारा न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो गया, डिके हो गया, और पीछे अनडिकेड कुछ ना बचा। ठीक होगी बात, क्लियर होगी। तो इसको आप लोग कुछ ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, इस वाली टर्म को, कि आपके पास ये नंबर ऑफ अनडिकेड हो गए और ये आप लोग के पास टी हो गया, एन वर्सेस टी आप लोग ले रहे हो। ठीक है, एन वर्सेस टी ले रहे हो। अब देखो ये आप लोगों के पास एक पॉइंट है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप लोग का टाइम गुजर रहा है आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है। और ये जो नंबर ऑफ अनडिकेड हैं बेटा, ये आप लोग देखो कि कहीं पे भी जो है वो ग्राफ में किसी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे भी। ठीक है, इट मीन्स कि ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और टाइम इन्फिनिटी तक पहुंच के जो है वो आप लोगों की कंप्लीट डिके होगी। बात समझ आ रही है, मीन्स इसका ये है कि आप लोगों के पास ये आपके पास नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, और ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर, इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर ये ज़ीरो होगी ये वैल्यू। बात मेरी समझ आ रही है, ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव की है। ठीक है, ये आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है जहाँ पर आप लोग ये कहो कि आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर इसकी कंप्लीट डिके होगी, जो आप लोग ग्राफ में यहाँ पर शो नहीं करते। इसका मतलब ये है बेटा कि ये आप लोगों के पास क्या है, एक इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, ये आप लोगों के पास सीधा चलता जाएगा ग्राफ। आई होप ये आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इनको आप लोग एक नज़र फिर देख लो, कुछ थोड़ी सी
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस थी। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होंगी। तो फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो हाफ लाइफ होगा, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ एक्टिनाइड सीरीज़।